इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान की जो कामयाबी थी और जिन मुश्किल हालात में हमने जो वो 65 बार को जीता। जंग का आगाज़ हुए 11 दिन से 12 दिन हो चुके थे और पाकिस्तान के पास एम्यूनेशन ख़त्म होना शुरू हो गया था। नेगोशिएट करने की जहाँ तक बात है, भारत नेगोशिएट करना नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान वाज रनिंग आउट ऑफ एम्यूनेशन। से इंडिया वाले कहते हैं कि हमने जीता और हम कहते हैं हमने जीता, लेकिन एक सीधी सी मिसाल उसकी ये है कि कोई भी जो उनका मकसद था इंडिया का, वो इंडिया हासिल नहीं कर सका। जो किताब मैंने स्कूल में पढ़ी थी उसमें तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था 1965 की वॉर के बारे में, और कि जी इंडिया जो है उसने 6 सितंबर की रात को बुज़दिलों की तरह एक हमला कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने वो जंग हमने जीत ली थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख का वो हिस्सा है जो यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि ये साबित ना हो सके कि इस जंग का आगाज़ हमने किया था। बताना चाहूँगी, हमें ये बताया जाता है कि अलल सुबह इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर लाहौर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। देखें, ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दोस्तों, 6 और 7 सितंबर पाकिस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। ये लोग ये मानते हैं कि 1965 में इसी दिन पे इन्होंने जंग को जीत लिया था और ये लोग इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। हालांकि भारत में हम ऐसा सेलिब्रेशन आमतौर पे नहीं देखते हैं और ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी सेना ने इन लोगों को अच्छा चूरन चटाया हुआ है और ये पूरा बताया हुआ है कि 65 में तो हम जीत गए थे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई आप जीते क्या थे, क्या जीता? तो कुछ भी जीतने के लिए इनके पास नहीं था। 1965 में भारतीय सेना लाहौर के जिमखाना में पहुंच चुकी थी। आप पीछे वो फोटोग्राफ देख सकते हैं जिसमें भारतीय सैनिक लाहौर जिमखाना स्टेडियम में खड़े हुए हैं और ये फ़ोटोग्राफ 1965 की है। तो ये इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना वहाँ तक पहुँच चुकी थी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो पाकिस्तान को ये जीती भी ज़मीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन सडनली फिर ताशकंद में उनकी मृत्यु हो जाती है और सारा मामला पलट जाता है और जो जीती हुई ज़मीन थी वो भारत वापस कर देता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि भारत ने 1965 में जो इनकी ज़मीन लौटा दी थी कि सही किया था या गलत किया था? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इस वीडियो में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की क्लिपिंग्स है। एक जो पाकिस्तानी सेना द्वारा चूरन चुटाए हुए लोग हैं जो बता रहे होंगे कि नहीं हम तो जीत गए थे, और दूसरे वो लोग हैं जो बताएंगे कि नहीं हम नहीं जीते थे, हम तो हार गए थे। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 20 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ? दावा करता हूँ कि जो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया 65 बार की सेलिब्रेशन का, वो 67 में मैंने किया। तो सेलिब्रेशन का जो अंदाज़ था वो सबसे पहले हमने शुरू किया। हमने फिर पहले उससे पहले कोई नहीं देखा था। न तो लाहौर के जिमखाना में बैठकर वो शराब पी सके, न चाय पी सके, बल्कि वो करीब भी नहीं पहुंच सके। हद तो ये हुआ था कि जो उनका मेजर जनरल था जो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये काम करे, और फिर जनरल चौधरी साहब को लाएँ जो कि उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वहाँ इंडिया के, या आर्मी चीफ थे जो भी उस ज़माने में कहा जाता था, चीफ़ ऑफ आर्मी जो भी कहा जाता था। उसका दावा ये था कि वो मैं जाकर जिमखाना में लाहौर में जाकर आज रात की शाम की शराब या चाय पीऊँगा। वो फेल हो गया और आपने उसको रोक लिया BRB नहर पर, जो कि एक बड़ी दानिशमंदी का काम था कि आपने BRB नहर बना दी थी कि वो किसी को भी वहाँ से गुजरने दें। अब भी ये है कि वो उनका अर्जुन टैंक है, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो दावा करते हैं कि ये हमारा मेड इन है, लेकिन वो हमारे BRB नहर को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो बैठेगा तो BRB नहर का जो पुल ही बैठ जाएगा। वो इतना हैवी है कि वो जो चाइना से लड़ने के काबिल नहीं है, ना हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के काबिल है। जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ़ कर दो, ये वर्दियाँ भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। भुट्टो साहब कन्विंस करने की कोशिश का आगाज़ कर देते हैं अयूब खान साहब को
अयूब खान सस्पिशियस थे कि करना क्या है, लेकिन भुट्टो ने उन्हें किस तरह कन्विंस किया, इस तरह कि उन्होंने कहा कि रिजेंटमेंट मौजूद है कश्मीरियों के अंदर भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अगर हम LOC से कुछ लोगों को उस पार भेज दें डिस्गाइज तरीके से बग़ैर मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के और उनको ओन ना करें, ये कहें कि वो लोकल्स हैं और वहाँ जाके एक रेबेलियन को स्टिरअप करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि पूरा कश्मीर उठ खड़ा हो भारत के ख़िलाफ़ और वहाँ पर मौजूद जो लोकल गुरीलाज हैं वो भी हमारा साथ दें, और साथ साथ ये कि हम कश्मीर को डोमिनेट करके ओवर पावर करके इंडिया से इसको काट के अपनी यूनियन का हिस्सा बना लें। तो ये प्लान पिच करना शुरू होते हैं भुट्टो साहब, अज़ीज़ अहमद साहब, और साथ साथ इस प्लान को पिच करने के लिए जिसने भुट्टो साहब का बहुत साथ दिया वो थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो कि कॉपरेट करते रहे भुट्टो साहब के साथ। और भुट्टो साहब ने और अख्तर हुसैन मलिक साहब ने बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी फैब्रिकेट करके पेश किया कि वहाँ पर हज़ारों लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो रिबेलियन हो जाएगा। और साथ साथ ये कि भुट्टो साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ नॉट इनफ़, हमें अनकन्वेंशनली लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जिससे इंसाइटमेंट हो जाए लोकल्स की और वो हमारा साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रेसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हालांकि अयूब खान वॉज सस्पिशियस ऑफ दिस इंटायर डिज़ाइन। शायद आप सरप्राइज़ हों ये देख के, लेकिन अयूब खान साहब को इस सब में डाउट की बू आ रही थी। वो ये देख रहे थे कि ये अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर क्या होगा। 30 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से, हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है, हम बड़े फख्र करते थे। और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है, हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जब बंटवारा मुल्क का हुआ तो तमाम जो ख़जाने का भी बंटवारा, जो स्टेट बैंक ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था हमारा हिस्सा में मिलना था, हमारे हिस्से के हमें हथियार मिलने थे, एयरफोर्स को, नेवी को, फ़ौज को। हिंदुस्तान ने उसको रोका, नहीं आने दिया हमारे गोला बारूद के हिस्से को, ताकि पाकिस्तान मजबूत ही ना हो। और सो मच सो कि जो हमारा माली और जो हमारा हिस्सा बनता था लिक्विड एसेट्स का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो भी नहीं दिया। उस पर गांधी ने मरण व्रत रखा कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ इसको ये पैसे दे दें, नहीं तो मैं फास्ट अन टू डेथ रख रहा हूँ। फिर जाकर उनको पैसे रिलीज़ किए। और पाकिस्तान में रेफ्यूजी चले आ रहे हैं, ख़जाना खाली है, और हिंदुस्तान से कश्मीर में जंग 1 साल के बाद ही शुरू हो गई, विद इन 1 ईयर 48। तो उस वक़्त पाकिस्तान ने, फ़ौज ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फ़ौज से जो अफसर जाना चाहते थे लड़ने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के कमीशन से टेम्परेरी रिज़ाइन किया, अपने आइडेंटिटी कार्ड जमा कराए और एज ए वॉलंटियर वो वहाँ पर गए लड़ने के लिए। कि अयूब नेचुरली ये फील करते थे, कोट अन कोट उन्होंने लिखा है कि हिंदूज़ हैव नो स्टमक फॉर अ फाइट, कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, जो फ़ौजी हैं, वो लड़ नहीं सकते। तो जब भुट्टो साहब ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं हिंदुस्तान तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता आगे से, तो आगे से अयूब साहब कन्विंस इसीलिए हो गए कि वो इस मैक्सिम पे यकीन करते थे, जो कि एब्सोल्युटली फॉल्टी निकला। और साथ साथ ये कि जो केयरफुल अप्रोच थी अयूब ख़ान की, वो विड्रॉ हो गई क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको मैनूवर मैनिपुलेट कर लिया गया। जब अख्तर हुसैन मलिक साहब भी साथ मिल गए तो उनको रिपोर्ट्स ये दी गई कि हिंदुस्तान इस पोजीशन में ही नहीं होगा अगर जब्राल्टर सक्सेसफुल होता है कि वो कश्मीर को एक दिन भी होल्ड कर सके। इस तरह से ऑपरेशन जब्राल्टर का ऑपरेशनलाइज होने का आगाज़ हो जाता है। मरी में इसका हेडक्वार्टर बनता है, टास्क फोर्स का आगाज़ होता है, मल्टीपल टास्क फोर्स बनाई जाती हैं। अच्छा, इनके नाम रखे जाते हैं तारिक टास्क फोर्स, कासिम या फिर खालिद गजनवी। ये तमाम नामों के ऊपर इंतखाब किया जाता है टास्क फोर्स का नाम रखने का। इसका मतलब ये है कि प्योरली आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एक जंग थी जिसमें हम ये सोच रहे थे कि जो इन्वेडर्स एक दौर में आके हिंदुस्तान में प्लंडर और लूट फैलाया करते थे, हम भी अब वही बन गए हैं। और हमने अपने इन सारी टास्क फोर्सेस का नाम भी उन्हीं के नामों पर रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपने देख लिया है कि झूठ जो होता है वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। आप कितना गुमराह करेंगी अपने अवाम को।
पाकिस्तानी सेना ने बहुत लंबे समय से गुमराह किया, और अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाती है। इनके लोग ही बड़ी संख्या में इस बात को नहीं मानते, और ये जो लोग कुछ क्लिपिंग्स आपने देखी हैं जिसमें कुछ लोग दावा करेंगे नहीं हम जीत गए थे, ये पाकिस्तानी सेना और ISI के लोग हैं जो यही चूरन चटाने का काम और अपनी ही आवाम को इस तरह से गुमराह करने का काम करते हैं। बाकी सारे सबूत सबके सामने, पीछे आप ये मशहूर फोटोग्राफ देख रहे होंगे, शायद ही कोई भारतीय हो जो जिसने इस फोटोग्राफ को नहीं देखा हो। यह है 71 का, जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करके अपनी पतलूनें उतार के टांग दी थी। जो लोग डर के हमारे इस्लाम कबूल करते हैं, आज वो लोग बढ़ बढ़ के बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़रूर से ज़्यादा शांति प्रिय हो चुके हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।